Welcome back. We were talking about natural resources, chapter 2nd of 8th class geography. Today we'll discuss another natural resources like soil and water. सबसे पहले सोइल को डिस्कस करेंगे। सोइल यानी मिट्टी क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं, रीजन्स हैं जिनके कारण लगातार हमारी मिट्टी की क्वालिटी में गिरावट आ रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है और हम किस तरह से इसे कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन जनरल वी विल नो अबाउट द सोइल, क्योंकि हम हमारे आसपास अलग अलग कलर टेक्सचर की सोइल देखते हैं। बट जब डेफिनेशन की बात होती है व्हाट इज सोइल, देन द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। हमारी अर्थ के सरफेस पे ग्रेनी सब्सटेंस यानी दानेदार कणों के आवरण की जो एक थिन लेयर पाई जाती है उसे ही हम सोइल कहते हैं। इट इज क्लोजली लिंक टू लैंड, जो कि हमारी लैंड के साथ बहुत ही क्लोजली लिंक रहती है, जुड़ी होती है। लैंडफॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सोइल, किसी एरिया में किस तरह की मिट्टी होगी ये वहां की लैंडफॉर्म पे डिपेंड करता है, यानी वहां माउंटेन एरिया है या प्लेटो एरिया है या प्लेन एरिया है, उसी के अकॉर्डिंग वहां की मिट्टी होगी। सोइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड विदर्ड रॉक। सोइल का निर्माण किसी एक फैक्टर से न होकर बहुत सारी चीजों से होता है, लाइक मिनरल्स यानी खनिज, ऑर्गेनिक मैटर जितने भी जैव पदार्थ हैं, और रॉक्स जो हमारी अर्थ पर चट्टानें पाई जाती हैं उनके द्वारा भी मिट्टी का निर्माण होता है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ विदरिंग। चट्टानों के द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। चलिए एक बार हमारी ग्लॉसरी में वेदरिंग को देख लेते हैं, इस वर्ड को समझ लेते हैं। द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। विदरिंग यानी अक्षय। सिंपली वर्ड्स में हम समझें तो एक चट्टान का, एक रॉक का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना ही अपक्षय कहलाता है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं लाइक वाटर, प्लांट, टेम्परेचर में चेंज होना, आइस फॉर्मिंग या फ्रोस्ट एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटी, जिनके कारण धीरे धीरे चट्टानें कमजोर पड़ती हैं और टूटने लगती हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं डेजर्ट एरिया का, कि किस तरह से टेम्परेचर में चेंज होने से वहां पे पाई जाने वाली रॉक्स अंदर से कमजोर होती हैं और फिर टूटने लगती हैं। बच्चों हमें पता है किसी भी वस्तु का निर्माण मॉलिक्यूल से होता है, अणुओं से होता है। ठीक उसी तरह से रॉक्स में बहुत छोटे छोटे कण या मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। डेजर्ट एरिया में दिन के समय तापमान बहुत ज्यादा रहता है और अधिक तापमान में इन मॉलिक्यूल्स के बाहर की तरफ फैलने की टेंडेंसी पाई जाती है। जैसे ही रात होती है टेम्परेचर डाउन होता है और ये मॉलिक्यूल अब सिकुड़ने लग जाते हैं। इसी तरह से दिन में इनका फैलना और रात में इनका सिकुड़ना जारी रहता है, जिसके कारण चट्टानें कमजोर पड़ने लग जाती हैं और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और इन्हीं से ही आगे चल के मिट्टी का निर्माण होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सोइल फर्टाइल। कोई भी मिट्टी उतनी ही अधिक उपजाऊ होगी जितना कि उसमें मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर दोनों का सही अनुपात पाया जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर मीन मिट्टी में अनेक ऐसे जीवाणु, कीटाणु पाए जाते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया करके मिट्टी के गुणों में परिवर्तन करते हैं। यहाँ डू यू नो में एक फैक्ट दिया गया है, इट टेक 100 ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सोइल, कि हमारी 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इतना लंबा ये प्रोसेस है। यहाँ पे ये सोइल प्रोफाइल दिया गया है। सबसे पहले पेरेंट रॉक आती है, ये वही चट्टानें होती हैं जिनसे विदरिंग प्रोसेस करके आगे मिट्टी का निर्माण होता है। सेकंड, यहाँ पे विदर्ड रॉक मटेरियल को दिखाया गया है, यानी अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, वो छोटे छोटे टुकड़े जो कि पेरेंट रॉक से अलग हो गए हैं। यहाँ सब सोइल विद सैंड, स्लिट एंड क्ले, यानी बालू, गाद और क्ले के साथ उपमर्दा को सब सोइल को दिखाया गया है। और सबसे ऊपर जो टॉप लेयर होती है वो होती है टॉप सोइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। यहाँ पे जो ह्यूमस है ये मरे हुए पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष होते हैं जो कि मिट्टी में खाद बढ़ाते हैं, उनके लिए फर्टिलाइजर का काम करते हैं और इससे मिट्टी में पानी बहुत ही अच्छे ढंग से जा पाता है। बुक में दिए गए चार्ट की हेल्प से हम उन फैक्टर को आसानी से देख सकते हैं जो कि सोइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। सबसे फर्स्ट आती है पेरेंट रॉक, जो कि मिट्टी के कलर को, टेक्सचर को, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनमें मिनरल का क्या अनुपात होगा इसको डिसाइड करती है। सेकंड है ऑल्टीट्यूड यानी उच्चावच, साथ ही स्लोप, किसी एरिया का क्या ढाल है, क्या उच्चावच है, ये वहां सोइल के एक्यूमुलेशन, मिट्टी के जमाव को डिसाइड करता है। थर्ड है फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा मीन जितना भी वनस्पति जगत होता है, सारे पेड़ पौधे, ये सब क्या कहलाते हैं, फ्लोरा। और फौना में जितना भी प्राणी जात है
वो सब क्या कहलाते हैं? फोना। तो फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ऊपर हमने देखा था ह्यूमस जो कि टॉप लेयर होती है मिट्टी की, उसमें होता है और ये मिट्टी को फर्टाइल बनाने का कार्य करता है। फोर्थ इसमें फैक्टर दे रखा है टाइम, कि मिट्टी को बनने में कितना समय लगा है। ये चीज भी मिट्टी की संरचना को डिसाइड करती है। और सबसे लास्ट में बताया गया है क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंसेज, रेट ऑफ विदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, कि जितना भी जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, इसके अलावा विदरिंग प्रोसेस यानी अपक्षय की प्रक्रिया है, ह्यूमस के निर्माण की दर है, ये सभी मिलकर सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर के इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है। लाइक इंडिया में हम देखें तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल भी है, यानी जलोढ़ मिट्टी, जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए तलछट के जमाव से निर्मित होती है। साथ ही ब्लैक, रेड, लैटेराइट, डेजर्टिक और माउंटेन सॉइल भी पाई जाती है। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी गई है कि आपको डिफरेंट टाइप की सॉइल को कलेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है एंड यू आर टू टेल कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं। नाउ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, की मिट्टी का निम्नीकरण क्या है और हम मिट्टी को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं। सोइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट टू सोइल एज ए रिसोर्स, कि मिट्टी का कटाव मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। हम सोइल इरोजन या मिट्टी के कटाव को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब बहुत तेज गति से हवा चलती है या पानी का बहुत तीव्र गति से बहाव होता है तो ये अपने साथ भूमि के ऊपर की सतह की उपजाऊ मिट्टी को नष्ट कर देते हैं, जिससे लाखों एकड़ भूमि खेती की दृष्टि से व्यर्थ हो जाती है। इसके लिए ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल फैक्टर दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन फैक्टर्स को बताइए जो कि सोइल डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहला है डिफोरेस्टेशन, यानी पेड़ों का नष्ट होना। इससे जमीन पर हवा और पानी का बहाव तेज हो जाता है, जिससे सोइल इरोजन और ज्यादा होने लगता है। ओवरग्रेजिंग या अतिचारण, पशुओं को अधिक चराने से मिट्टी ढीली पड़ती है और वनस्पति नष्ट होने लगती है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड, ये सब भी सोइल के डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए अब हम उन मेथड को डिस्कस करते हैं जो कि सोइल के कंजर्वेशन के लिए हम अपना सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक है मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो। इट हैव टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए, उसके कटाव को रोकने के लिए किसी भी खेत में पौधों के बीच की जो खाली जगह होती है उसको क्या तो अखबार से या जैविक पदार्थों से या प्लास्टिक की सीटों का यूज करते हुए ढक दिया जाता है। यहाँ तक कि पौधे, पत्तों और घास का भी मल्च तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट में घास फूस से मल्चिंग तैयार की गई है और सेकंड में प्लास्टिक सीट का यूज किया गया है। सेकेंड टेक्निक इज कॉन्टोर बैरियर्स, समोच्च रेखीय रोधिकाएं। स्टोन ग्रास सोइल आर यूज्ड टू बुल्ड बैरियर अलोंग कॉन्टोर्स। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। ढालू क्षेत्र में पानी से मृदा के कटाव को रोकने के लिए पत्थरों, घास और मिट्टी का प्रयोग करते हुए समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बना दी जाती हैं और इनके साइड में बहते हुए पानी को इकट्ठा करने के लिए खाइयां बना दी जाती हैं। इन पिक्चरों में हम कॉन्टोर बैरियर्स को देख सकते हैं कि किस तरह से स्टोन, ग्रास और सोइल का यूज करके ढालू क्षेत्र में बैरियर बनाए जाते हैं जिससे कि मिट्टी का कटाव न हो। साथ ही इन बैरियर के सामने ट्रेंचेस, लंबी खाइयां बनाई जाती है जिससे बहता हुआ पानी यहाँ इकट्ठा हो सके। नेक्स्ट इज रॉक डैम या चट्टानी बांध, जो कि जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं टेरेस फार्मिंग की। ये एक तरह के सीढ़ीदार खेत होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। चूंकि पहाड़ी प्रदेशों में मैदानी क्षेत्र नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ के लोग पहाड़ियों के ढलानों पर ही सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित कर लेते हैं, जो कि मृदा के अपरदन को रोकते हैं और बारिश के पानी को बहने से भी रोकने में हेल्पफुल होते हैं। इन खेतों में वो फसलें अधिक की जाती हैं जिन्हें की अधिक पानी की जरूरत होती है, जैसे कि धान की फसल। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ी क्षेत्र में छोटे छोटे खेत विकसित करके टेरेस फार्मिंग की जा रही है। अब है इंटरक्रॉपिंग, यानी बीज की फसल उगाना। इसमें रेन वॉश यानी वर्षा के दोहन से मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें अल्टरनेटिव रो में उगाई जाती हैं। कॉन्टोर प्लोइंग या समोच्च रेखीय जुताई, इसमें एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई की जाती है। शेल्टर बेल्ट्स या रक्षक मेखलाएं। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रो ऑफ ट्री आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सोइल कवर। जितने भी तटीय क्षेत्र होते हैं, सूखे क्षेत्र होते हैं, उनमें वायु के द्वारा मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए, सोइल इरोजन को रोकने के लिए कतारों में पेड़ लगाए जाते हैं।
उन्हें ही हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट्स। कॉन्टोर प्लॉगिंग या समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पे समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई की जाती है। इससे ढाल के नीचे बहते जल के लिए यह एक नेचुरल बैरियर का भी काम करती है। यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है, हमें सेम साइज की 2 ट्रे लेनी है, ए एंड बी, और दोनों ही ट्रे में 6-6 होल कर लेने हैं। अब दोनों ट्रे को सेम मिट्टी से फिल कर लेंगे। ए ट्रे को खाली मिट्टी डाल के ही छोड़ देंगे, जबकि बी ट्रे में गेहूं और चावल के कुछ दाने भी लगा लेंगे। कुछ दिनों बाद जब बी ट्रे के दाने कुछ उगकर ऊंचे हो जाते हैं तो हम दोनों ट्रे को ऐसे रखेंगे कि वे एक ही ढाल पे हो। अब दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से पानी डालेंगे। दोनों ट्रे के जो होल थे उनसे जो पानी निकलता है उनको हमें अलग अलग डब्बों में इकट्ठा कर लेना है। तो अब क्या करना है, अब हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सी ट्रे से कितनी मिट्टी बही है। ये आपको सोइल इरोजन को समझने में हेल्प करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नेचुरल रिसोर्स हम देखते हैं, दैट इज वाटर रिसोर्स। वाटर एक इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। हमारी अर्थ के 3/4 पार्ट पर वाटर पाया जाता है। इसी के कारण अर्थ को वाटर प्लेनेट या जल ग्रह कहा जाता है। आज से लगभग 3.5 अरब ईयर पहले जीवन की शुरुआत महासागरों से ही मानी गई है। इतना पानी होते हुए भी महासागरों का जल लवणीय है, सेलाइन वाटर है। इसके कारण वो ह्यूमन यूज के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो फ्रेश वाटर है, जो मनुष्य के लिए यूजफुल है, वो भी मात्र 2.7% है। और इस 2.7% का भी 70% क्या तो बर्फ की चादर के रूप में है, आइस शीट के रूप में है, या फिर ग्लेशियर्स के रूप में है। और ये अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन में अधिकतर सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन इनकी लोकेशन के कारण यह मनुष्य की पहुंच से बाहर है। अब बचता है केवल 1% फ्रेश वाटर, जो कि हमारी रीच में भी है, हमारी पहुंच में भी है, और जिसको हम उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट बताया गया है कि 1975 में ह्यूमन यूज के लिए 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष जल की खपत थी, जो कि साल 2000 में बढ़ के 6000 घन किलोमीटर पर ईयर से भी अधिक हो गई। इसके अलावा एक और फैक्ट यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो नल टपकता रहता है, एक टपकता नल एक साल में 1200 लीटर जल यूं ही व्यर्थ कर देता है। तो वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो बिल्कुल सही कहावत है। चलिए अब वापस आते हैं। हम पढ़ रहे थे कि जो मीठा जल है, फ्रेश जल है, वो ही पीने योग्य है। बाकी का जो सेलाइन वाटर है वो महासागरों में पाया जाता है, खारा जल होता है, वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं होता। और जो ये मीठा जल है ये हमें कहाँ मिलता है, कुछ ग्लेशियर्स के रूप में मिलता है या फिर बर्फ की चादर, आइस शीट के रूप में मिलता है, और ये भी हमारी पहुंच से बाहर होता है। तो ओनली 1% ऐसा जल होता है जो हमारी पहुंच में होता है और जिसको हम यूज कर सकते हैं। और यह जल हमें नदियों के रूप में, झीलों के रूप में या वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में मिलता है। इसीलिए फ्रेश वाटर को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना गया है, मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पदार्थ माना गया है, क्योंकि पृथ्वी पर न तो जल की मात्रा बढ़ाई जा सकती है और न ही जल की मात्रा घटाई जा सकती है। यहाँ पर वाटर साइकिल के बारे में बताया गया है कि सूरज की गर्मी पाकर के किस तरह से सागर और महासागर का जल गर्म होता है, गर्म होकर के यह वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। इसे हम इवापोरेशन कहते हैं। ऊपर जाकर के यहाँ कंडेंसेशन होता है और बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रेनफॉल होने पर यह वापस जल की बूंदों के रूप में महासागर में, सागर में मिल जाता है। इस प्रकार से यह जल चक्र, वाटर साइकिल चलता रहता है। इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, रेनफॉल होता है, वापस से जल की बूंदें सागर में मिल जाती हैं। इस प्रकार यह प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पर वाटर के यूज के बारे में बताया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है हम ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज से, इंडस्ट्री के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वाटर का यूज करते हैं। अब ये जल की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है, पानी की कमी इतनी क्यों हो रही है, तो उसके भी कारण बता रखे हैं यहाँ पे। ये भी एक दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हम वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, फूड के लिए हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा जो कैश क्रॉप्स हैं, जिनके बदले में हमें पैसा मिलता है, ऐसी फसलें जिनको बेच करके हमें नकदी की प्राप्ति होती है, तो इन कैश क्रॉप्स की मांगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार हो रहा है। इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर की कमी होती जा रही है। क्योंकि इन सभी चीजों के साथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, अर्बनाइजेशन के साथ हम वाटर सोर्सेज को भी पॉल्यूट करते जा रहे हैं।
प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यहाँ वर्ल्ड के उन रीजन को बताया गया है जहां पर की पानी की समस्या है, जैसे कि पूरा का पूरा अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, यूएसए का वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया, जो कि फ्रेश वाटर सप्लाई में कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर यहाँ पर ड्रॉट पड़ता रहता है, सूखे का सामना इनको करना पड़ता है, और जो एनुअल रेनफॉल रेशियो है उसमें भी वेरिएशंस होते रहते हैं। डू यू नो में बताया गया है कि किस प्रकार से अमरेली, जो कि एक सिटी है सौराष्ट्र रीजन के अंदर, उसे अपनी जल से संबंधित डिमांड को पूरा करने के लिए आसपास के तालुकों पर डिपेंड रहना पड़ता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मनुष्य लगातार जल संकट का सामना कर रहा है। क्लीन एंड एडिक्वेट यानी सफिशिएंट वाटर की प्रॉब्लम बनी हुई है। इसके अलावा जल के जितने भी लिमिटेड सोर्सेज हैं वो हमारी गतिविधियों के कारण लगातार पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, चाहे सीवरेज का पानी मिलना हो, एग्रीकल्चर केमिकल्स मिल रहे हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियल औद्योगिक अपशिष्ट, ये सभी मिलकर पेयजल को दूषित कर रहे हैं। इसके अलावा पेयजल में कुछ विषैले तत्वों को भी मिला रहे हैं, जैसे कि नाइट्रेट, मेटल्स, पेस्टिसाइड आदि, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हम कैसे इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, कैसे वाटर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, और जितने भी लिमिटेड सोर्सेज हैं हम उनको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें कुछ सजेशंस दिए गए हैं। लाइक इसमें बताया गया है कि हमें अधिक से अधिक वेजिटेशन कवर बढ़ाना चाहिए, यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। इसके अलावा स्प्रिंकल यानी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाना चाहिए। जितने भी कैनाल्स हैं, क्योंकि कैनाल्स में रिस कर पानी वेस्ट हो जाता है, तो जितनी भी नहरें हैं उन नहरों की मरम्मत करानी चाहिए। तो जितने भी ड्राई रीजन है, सूखे क्षेत्र है जहाँ बारिश बहुत कम होती है, वहाँ इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर पद्धति को ही अपनाना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हमने सॉइल एंड वाटर रिसोर्स को डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अंकिताज एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।